ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, है ना। आगे चलते हैं अपन, जो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था उसको टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो रेट, ठीक है, ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है ये अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे अपने को पता है रेट तो अपन ने देख लिए बेटा। ठीक है, रेट क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छा, जब अपन ने यहाँ पर देखा था तो अपन ने एक पॉइंट देखा था बेटा इस तरीके से कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन जो है बेटा, ठीक है, वो अगर अपन बात करते हैं रिएक्टेंट की, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है टाइम के साथ में। उसी तरीके से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही थी बेटा अपने पास में, इंक्रीज हो रही थी। कहाँ पर, टाइम के साथ में ये कंसंट्रेशन हो गई किसकी, प्रोडक्ट की। ठीक है ना। यानी कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है, मोल पर लीटर होती है। जैसे अपन ने 11th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। ठीक है, वो तो अपने को याद होगा ही, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ना बेटा कि पीछे वालों को नहीं भूलना है अपने को। ठीक है, अब देखिए जो यानी कि कंसंट्रेशन जो हो गया वो तो मोल पर लीटर हो गया। अब आपको ये तो बताने की आई थिंक जरूरत नहीं होगी कि मोल पर लीटर मतलब सिंपल सी बात है कि 1 लीटर में जितने मोल्स प्रेजेंट है किसके, किसी भी सब्सटेंस के, सॉल्यूशन के, ठीक है, या जो भी रिएक्टेंट हम ले रहे हैं उसके। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे बेटा, उसकी कंसंट्रेशन कहेंगे। यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो भी मोल प्रेजेंट होते हैं वो कंसंट्रेशन होती है। ऐसा अपन पहले से ही जानते हैं, नहीं जानते तो भी जान गए होंगे। अब टाइम है बेटा यहाँ पर, ठीक है, तो टाइम को मिनिमम यूनिट क्या हो सकती है, सेकंड। ठीक है, तो अब देखो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो यूनिट है, ठीक है, यहाँ तो अपन मोल पर लीटर लिया ना, तो यहाँ पर क्या ले लिया अपन, सेकंड ले लिया, मिनट ले लिया, और क्या ले सकते हैं बेटा अपन यहाँ पर इसको आवर्स में ले सकते हैं, है ना। ठीक है, डे में ले सकते हैं, मंथ में भी हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, और ईयर्स में भी हम इसको ले सकते हैं। तो जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे, इसमें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और ये यूनिट कन्वर्जन जो है वो आपको आता ही है। यानी कि जो इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर जो है आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन को रखना है, ठीक है, मोल लीटर इनवर्स, है ना। आप इसको टाइम इनवर्स कर सकते हैं। टाइम इनवर्स मतलब जिसमें भी अपने को कैलकुलेट करना है, जिसमें भी हमको डेटा जो गिवन है ना, ये क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सेकेंड, मिनट, आवर्स, ठीक है, मंथ, डे, ईयर्स, जिसमें भी अपने को ज़रूरत है उस अकॉर्डिंग जो है अपन इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि अपन बात करते हैं जैसे गैस की। ठीक है, तो गैस में क्या यूज़ करते हैं अपन, प्रेशर यूज़ करेंगे, यानी कि इसकी फॉर्म में मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है, और प्रेशर की यूनिट जो होती है वो क्या होती है, एटमॉस्फेयर, एटीएम, इस तरीके से अपन लिखते हैं ना। ठीक है, यानी कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, एटीएम, मिनट इनवर्स, ठीक है, या एटमॉस्फेरिक, है ना, सेकेंड इनवर्स। वही यहाँ पर भी अपन आवर्स ले सकते हैं। ठीक है, और क्या ले सकते हैं बेटा, डे ले सकते हैं, मंथ ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई हाई फाई टॉपिक नहीं है, इससे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। बस जनरली जो है अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से समझ में आते हैं। ठीक है, अगर रिलेशनशिप देखते हैं बेटा अपन, तो जो पार्शियल प्रेशर होता है गैसियस मिक्सचर, ठीक है, या फिर मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू क्या होती है बेटा, एनआरटी होती है। ऐसा अपन बचपन से जानते हैं, है ना। यानी कि अगर अपन इसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी कि एन को अपन ने इधर ले लिया तो एन अपॉन वी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यानी क्या होगी बेटा, कंसंट्रेशन। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, पी अपॉन आर टी। क्लियर है, सिंपल सा पॉइंट है बिल्कुल। ठीक है, पार्शियल प्रेशर अपन जानते हैं क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, और क्या होता है, टोटल प्रेशर होता है। ये पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला होता है गैसेस स्टेट, ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, क्लास 11 के टॉपिक्स। पीछे वालों को भूलो मत, और टॉपिक्स को कोरिलेट करते चलो बेटा। जितना ज़्यादा आप कोरिलेट करोगे ना, आपको टॉपिक कोई भी नाम सुनते ही, ठीक है, आपको वो सारे चैप्टर्स याद आ जाने चाहिए जहाँ पर उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, यानी कि आप एक ही साथ में 2-2, 3-3, 4-4 चैप्टर्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जब भी कोई भी टॉपिक देख रहे हैं, पर पार्शियल प्रेशर सुनते ही, अगर 12th क्लास में अपन हैं, ठीक है, अभी अपन जो है रिपीटर या अच्छी रैंक लाने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, है, तो पार्शियल प्रेशर सुनते ही अपने को 11th के सारे चैप्टर्स याद आ जाएंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम याद आ गया, गैसेस स्टेट याद आ गया अपने को। ठीक है, 12th का सॉल्यूशन अपने को याद आ गया, जहाँ पर हमने इन टॉपिक्स को
देखा है, तो वो सारे टॉपिक्स अगर आपको याद आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि आप पीछे वालों को भूले नहीं हैं। अगर आपको याद नहीं आ रहा है बेटा, तो कहीं न कहीं जो आप पीछे वालों को भूल गए हैं, तो आप ध्यान दें कि हमको रिवीजन की सख्त आवश्यकता है। समझ पा रहे हो बेटा? अब आगे चलते हैं अपन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, या एवरेज रेट है। जनरली जो है अपन इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आते हैं वो अपन यहाँ पर एवरेज रेट ही कैलकुलेट करते हैं। एवरेज रेट क्या होती है? स्टैइक्योमेट्री तो अपन सब जानते हैं ना, स्टैइचियोमेट्री कहो या स्टैइक्योमेट्री, जो आपको पसंद हो ना वो आप कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि जितने, जैसे एक यहाँ पर देखिए अपन 1 मोल रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। अब सिंपल से बेटा इसके साथ कोई रिएक्शन करने वाला तो है नहीं, तो ये ए ही है, तो ये डिसोसिएट होगा, है ना, और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा क्या यहाँ पर? बी करेगा। यानी कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं? उसकी स्टैइक्योमेट्री कहेंगे। यस और नो, है ना। ये भी अपन ने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। फिर भी आप भूल गए तो अब साथ साथ में रिवीजन करते चलो बेटा, है ना। बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि रिवीजन पर फोकस करो, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना बेस्ट है आपके साथ में, है ना, और उतने ही अच्छे अपने रैंक के चांसेस बनेंगे ना, क्योंकि टॉपिक्स बार बार रिवाइज होंगे तो टाइम भी जो है अपना कम लगेगा और हम जल्दी बहुत अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। यानी बेटा अगर ए के रेस्पेक्ट में अपन रेट देखते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, ठीक है, वही अपन ने जो देखा था डी ए बाई क्या हो जाता है? डी टी, ठीक है। माइनस साइन जो है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? कि जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट ले लिया अपन ने यहाँ पर, रिएक्टेंट, है ना, रिएक्टेंट ए जो है इसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा? डिक्रीज हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के साथ साथ में, ठीक है। उसी तरीके से अगर अपन यहाँ पर देखेंगे रेट ऑफ, है ना, ठीक है, बी की, तो ये क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर, है ना, डी बी बाई डी टी। यानी कि ये किस को रिप्रेजेंट कर रहा है? जो कंसंट्रेशन है, ठीक है। यानी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में क्या होती जाती है? कम होती जाती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? टाइम के साथ में बढ़ती जाती है, ऐसा अपने को पता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि रेट मेजर है ना विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ठीक है, और विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्ट कैसे लिख सकते हैं अपन इसको, है ना। ये रेट एक्सप्रेशन अपन ने पहले भी देखा है ना, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अपन इसको एक्सप्रेस कर देंगे। जो भी रिएक्टेंट है उनके आगे माइनस साइन लगा देंगे, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, ठीक है। और जो भी प्रोडक्ट है उनके आगे क्या लगा देंगे बेटा? अपन प्लस लगा देंगे। प्लस नहीं भी लगाएंगे तब भी चलेगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, अपने को पता है कि वहाँ पर क्या हो रही है? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है। यानी कि एक रिएक्शन ही एग्जांपल पहले भी देख चुके हैं, लेकिन मैं फिर एक बार और आपको बताना चाह रहा हूँ। सो रेट एक्सप्रेशन ये किस तरीके से अपने एक्सप्रेस करेंगे? देखो, ये प्रोडक्ट ए, रिएक्टेंट ए है, ये रिएक्टेंट बी है, ठीक है, और प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट किसका? डी का फॉर्मेशन कर रहा है बेटा। यानी कि इन दोनों की जो है कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, जबकि इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है, क्योंकि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और रिएक्टेंट का डिसोसिएशन हो रहा है। तो इसलिए इनके आगे क्या आ जाएगा? माइनस साइन। ये नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं, ठीक है, उतने में से उतने डिसोसिएट होंगे ना। तो इस तरीके से अपन इसको ऐसे लिखेंगे और यहाँ पर क्या होंगे? बढ़ेंगे। सिंपल सी बात है कि प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता जाएगा तो वो इंक्रीज होते जाएंगे। ध्यान दीजिए, है ना, और स्पीड के साथ में चलेंगे ना बेटा अपन, तो बहुत जल्दी अपने क्वेश्चंस भी सोल्व होंगे। और डेफिनेटली आपको स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। 1 आवर अगर अपन पढ़ रहे हैं, 1 आवर में से अगर अपन 30 मिनट सिर्फ बातें ही करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, ठीक है, तो ना तो आपका अच्छे से कंसंट्रेशन बन पाता है, ना टॉपिक प्रॉपरली कवर हो पाता है, ठीक है। तो कम टाइम में हम प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे तरीके से, है ना, और अपना कंसंट्रेशन पूरा बनाए रखें, ध्यान रखें, ठीक है, स्किप नहीं करेंगे, तो हर टॉपिक अपने को समझ में आ जाना ही आ जाना है ना, क्योंकि कोरिलेशन चलता रहेगा आगे तक, ठीक है बेटा। अब जैसे देखिए कि ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, फॉर द गिवन इक्वेशन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा? PCl5 है, ठीक है। PCl5 का डिसोसिएशन हुआ तो ये PCl3 और किस में डिसोसिएट हो गया? यहाँ पर Cl2 में डिसोसिएट हो गया, ठीक है। यानी कि जो रिएक्टेंट डिसोसिएट हुआ वो सिंपल सी बात है, हम वापस इसको ऐसे लिख देंगे, है ना, और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ उसको हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर देंगे। क्लियर है ना? ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीके से, अब अगर यहाँ पर कोई डेटा आपको दिया हो भाई इतने मोल से जो है PCl5 के डिसोसिएट हो रहे हैं और PCl3 के और Cl2 के इतने मोल बन रहे हैं, या फिर इसके इतने मोल बन रहे हैं तो इसके कितने मोल बनेंगे, या फिर इन दोनों के मोल्स दे दिए आपको तो इसके हमने कितने मोल लिए, इस तरीके से क्वेश्चंस को कैसे भी घुमा सकते हैं। तो मेथड यही रहेगा जो अपन यूज़ कर रहे हैं,
और हम इसको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सिमिलरली अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें भी क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या हो गया बेटा, दो रिएक्टेंट हो गए, है ना, Hg और Cl2। तो देखो दोनों का डिसोसिएशन होगा, तो हम इनको दोनों को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फॉर्मेशन हो रहा तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है बेटा। अगर हम N2O5 देखते हैं यहाँ पर, तो N2O5 में भी क्या होगा बेटा, भाई 2 मॉलिक्यूल्स हमने इसके ले लिए, ठीक है। तो 4 मॉलिक्यूल्स इसके और इसके, है ना, रिएक्शन बैलेंस करना तो आती होगी आपको, है ना, ठीक है। ये अब अपन अगले टॉपिक में जो है ना, मैं आपको बता दूंगा कि रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं, तो जिसको नहीं आती होगी उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसके 2 मोल्स को भी यहाँ पर अपन देखेंगे, इसको नाइट्रोजन के यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर क्या हो गए, 4 हो गए, ऑक्सीजन के 5 है, देखो, है ना, और ये हो गए, तो रिएक्शन क्या हो गई अपने पास में, बैलेंस हो गई, ठीक है। एक एटम 5, ठीक है, 2 यानी 10 हो गए, तो यहाँ पर भी देखेंगे 8 और 2 10 हो गए, यानी रिएक्शन अपनी बैलेंस है, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसके इतने मोल का डिसोसिएशन हुआ तो NO2 के इतने मोल का फॉर्मेशन हुआ तो ऑक्सीजन के इतने मोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना बच्चों, ठीक है। इस तरीके से अगर और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, N2+3H2 क्या बना रहा है यहाँ पर, 2NH3। तो देखो इसका डिसोसिएशन हुआ, इसका भी डिसोसिएशन हुआ, माइनस माइनस जिस रेस्पेक्ट में डिसोसिएशन, भाई इसका 1 मोल है, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री देखेंगे ना अपन, तो इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में बेटा, इसके 3 मोल के साथ, तो इसके कितने मोल का, 2 मोल का फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि ये 1/1, अपन 1/1 नहीं भी लिखेंगे ना तब भी चलेगा, वो समझ में आ रहा है अपने को कि एक ही मोल्स है, ठीक है। जबकि यहाँ पर कितने हो जाएंगे बेटा, 3 है ना, तो 1/3 हो जाएगा। इससे कितने मोल का, 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से जो है हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मास सेक्शन अगर अपन देखते हैं, जैसे कि आप ऐसे देखो कि ये रिएक्टेंट है A और रिएक्टेंट है B। याद रखिए बेटा कि केमिकल काइनेटिक में प्रोडक्ट क्या बन रहा है उसका इतना यूज़ नहीं है, यहाँ पर जो भी है ना, वो सारा रिएक्टेंट पे ज़्यादा डिपेंड है ना, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जैसे कि अगर अपनी इन दोनों रिएक्टेंट को देखेंगे तो रेट जो हो जाएगी वो प्रोपोर्शनल होगी किसके, A और B के, अपने को पता है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज रेज टू देयर रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, है ना। ये भाई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का तो अपने को पता है ना कि जिसके रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वही क्या होती है, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक होती है, या रेशियो ऑफ दी, है ना, रिएक्टेंट, ठीक है, और प्रोडक्ट्स मोल जो होता है वो क्या होती है, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक होती है, यानी कि जितना रिएक्टेंट ने रिएक्शन किया, ठीक है, और जितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि हम क्या करेंगे, उसके मोल्स देख लेंगे। यानी कि अगर इसमें देखते हैं अपन, तो जैसे रिएक्टेंट के इस A के 1 मोल रिएक्ट कर रहा है B के 1 मोल के साथ, तो C का 1 मोल और D का 1 मोल बन रहा है, यानी ये रिएक्शन 1:1:1:1:1 में हो गई, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी स्टोइकियोमेट्री हो जाएगी। यानी कि रेट लो, या इसको रेट एक्सप्रेशन जो भी अपन ने वापस देखा है, ठीक है। द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यानी रेट जो होगी K, ठीक है, A और B, तो यहाँ पर देखो हमने क्या ले लिया, अल्फा और बीटा ले लिया, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। यानी कि हाइपोथेटिकल ना होकर के हमने देखा कि किसके कितने मोल्स ने रिएक्ट किया, ठीक है। तो उस पर देखिए, किसी भी चीज़ को बहुत लंबा खींचने की बजाय उसको बहुत सिंपल से तरीके से अगर अपन समझने की कोशिश करेंगे ना, तो वो जल्दी भी समझ में आएगा, कंफ्यूजन भी नहीं होगा, और अपने क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, है ना। जबरदस्ती उसमें लफड़ा नहीं पालने 10 करके, ठीक है। अब देखो, यानी कि अगर अपन इस डिफाइन करें, ठीक है, तो रेट लॉ इज डिफाइंड एज द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन दैट एक्सप्रेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर जगह पर, ठीक है बेटा। तो वो क्या होती है उसकी, है ना, रेट एक्सप्रेशन, है ना। बात समझ पा रहे हो। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपन, और नेक्स्ट टॉपिक है अपना एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा ना बेटा कि डिफरेंट टाइप्स की, हर अलग अलग उसमें अलग अलग तरीके से रिएक्शंस आ जाती है, और उनका अलग अलग यूज़ भी होता है, ठीक है। और डेफिनेटली जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा तो वहाँ पर क्या होगा बेटा, क्वेश्चंस की वेराइटीज़ देखने को अपने को मिलेगी। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस जो है वहाँ पर बनते हैं, और हम उनको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर हमने उन टॉपिक्स को कवर किए हैं, क्लास में हमने उनको समझने की कोशिश की है,
ठीक है ना बेटा। तो देखें अपन की एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एक्चुअली होती क्या है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब बेटा कोई भी रिएक्शन जो है वो सीधी सीधी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। द रिएक्शन दैट अकर्स इन अ सिंगल स्टेप आर कॉल्ड, क्या कहेंगे बच्चा अपन उसको, एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे ना। एक ही स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जानी चाहिए। जैसे कि H2O2 का डिसोसिएशन हुआ बेटा, तो H2O और क्या बन गया है यहाँ पर, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। NH4NO2 का डिसोसिएशन होगा तो N2 और ये शर्त है बेटा कि रिएक्शंस तो बैलेंस होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी तोड़ दिया और रिएक्शन जो है वो बैलेंस ही नहीं होती। रिएक्शन की बैलेंसिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना, क्योंकि उसी से अपने को पता चलेगा। यानी कि जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है उसको अपन क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे। अगर अपन आगे देखते हैं बेटा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यानी कि एक से ज़्यादा स्टेप वहाँ पर होनी चाहिए ना। केमिकल रिएक्शन, द सीक्वेंस ऑफ अ एलिमेंट्री रिएक्शन टेक्स प्लेस, सच रिएक्शन क्या होगी बेटा, क्या कहेंगे अपन उसको, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, यानी कि अब देखिए कोई रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन हो गई। तो 2, 3, 4 इस तरीके से अलग अलग स्टेप जो है वो हो सकती है ना, कि इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता जाए, रिएक्शंस आगे बढ़ती जाए। तो एक रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3, ठीक है, 4 इस तरीके से, यानी कि एक सीक्वेंस बन जाए। मिनिमम 2 तो होनी ही चाहिए, तभी वो क्या होगी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी। यानी इन अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोवेस्ट स्टेप है ना, इस पॉइंट पे ध्यान देना है। ठीक है, यानी कि जो भी स्लोवेस्ट स्टेप है यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, यानी कि एक स्टेप में कंप्लीट हो रही है, 2 में कंप्लीट हो रही हो या 3 में कंप्लीट हो रही हो। ठीक है, उसमें क्या होगा बेटा, किस बात का ध्यान रखना है अपने को, कि उन स्टेप्स में स्लो स्टेप कौन सी है। जो स्लोएस्ट स्टेप होगी वही क्या होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। यानी कि हम उसी की ही रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, या उसकी रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है बच्चों। जैसे कि अपन यहाँ पर देखें 2NO इसकी रिएक्शन कराई हमने किसके साथ में, 2H2 के साथ में, तो N2 गैस और H2 गैस का फॉर्मेशन हो गया बेटा यहाँ पर। अब देखिए कैसे हुआ भाई, स्टेप फर्स्ट क्या होगी, पहले 2NO प्लस H2 किया है ना, तो N2 गैस और H2O2 का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि जो H2O2 है ना, ठीक है, ये H2O2 अगेन रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, H2 के साथ में, और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि एक यहाँ पर क्या हो गई, एक इंटरमीडिएट स्टेप आ गई। ठीक है ना, जिसको अपन क्या कहेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहेंगे। और ये हमेशा स्लो, भाई कोई भी 2 अच्छे दोस्तों का अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है ना, ठीक है, उसको अलग होने में, उस रिलेशन को खत्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आज छोटी सी लड़ाई हो गई और आज से दोस्ती खत्म। ठीक है, तो उसी तरीके से जहाँ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी तो उसको यानी कि टूटने में समय लगता है, ठीक है, लेकिन जुड़ने में उतना समय नहीं लगता है। तो जो जुड़ेगा वो क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना। और जहाँ पर क्या होगा भी, इंटरमीडिएट कोई ना कोई जो है वो बीच में आ जाता है, लाइक ना कैटलिस्ट। ठीक है, तो जो रिएक्शन होती है, जो सेकंड वाली स्टेप है यानी जो फास्ट रिएक्शन आप कह सकते हो, कैटलिस्ट उसके साथ में आ गया, उसने कह दिया कि चलो भाई अपन ही कर लेते हैं, है ना, दोस्ती। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वो फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यानी कि टूटने में समय लगता है, जुड़ने में समय नहीं लगता है। ठीक है, तो जो टूट रहा है वो क्या होगी, स्लेस स्टेप हो जाएगी। ठीक है, और वहीं उसी की रेट अपन क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी कि रेट देखेंगे तो KNO2 क्या हो जाएगी बेटा, H2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी। क्लियर है आई थिंक। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल अगर अपन देखें यहाँ पर, तो जैसे कि अपन ने ले लिया NO2Cl लिया, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए इसके, ये फॉर्म कर रहा है यहाँ पर 2NO2। ठीक है, क्लोरीन को तो बाहर निकलना ही है। तो स्टेप 1 में क्या होगा बेटा कि इसका एक मॉलिक्यूल NO2Cl जो है वो ब्रेक हुआ, ये रेट कांस्टेंट ले लिया अपन ने, है ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं अपन, सारी रिएक्शन में अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा कि ये NO2 और Cl जो है वो बाहर निकल गया इजीली। ठीक है, अब ये क्लोरीन क्या करे भाई, अकेले तो रह ही नहीं सकता ना, अकेला तो कैसे रहेगा। ठीक है, क्योंकि अपने को पता है क्लोरीन जो होता है वो डाई एटमिक होता है, 2 एटम उसको चाहिए ही चाहिए, तभी जा करके जो है वो स्टेबल हो पाएगा, अपनी स्टेबिलिटी गेन पर कर पाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि अगली स्टेप में क्या हो गया बेटा यहाँ पर कि NO2Cl, ठीक है, गेन Cl के साथ में रिएक्शन किया। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया, NO2 और Cl2 गैस का फॉर्मेशन हो गया। यानी कि अगेन वही है ना, ठीक है,
टूटने में क्या हो रहा है बेटा, समय लग रहा है, ये क्या हो जाएगी, स्लो स्टेप हो जाएगी, यूनिमोलिकुलर कह रहे हैं अपन इसको, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल। और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो जाएगी, ठीक है। हाँ, ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ, फाइनल रिएक्शन 2NO2Cl ये सब अपन ने लिया, ठीक है, 2NO2 गैस प्लस Cl2, यानी कि रेट देखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, K1 है ना, NO2Cl, ठीक है। कैसे 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे ना अपन ने यहाँ पर, ठीक है, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग जो हो गई वो ये हो जाएगी NO2Cl। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से, यानी कि स्लो स्टेप कौन सी है उसकी ही अपन रेट कैलकुलेट कर पाएंगे। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है, किसमें, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आसानी से आइडेंटिफाइड हो जाती है। और एग्जांपल अपन देख लेते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि NO2 गैस लिया, CO2, ठीक है, तो यहाँ पर NO और CO2 का फॉर्मेशन हो गया। मैकेनिज्म अगर अपन देखें तो NO2 दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके पहले NO प्लस NO3 बना रहा है, और ये क्या हो जाएगी, स्लो स्टेप हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, कि जो NO3 है एक अनस्टेबल होगा ना, वो ही जल्दी रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो NO3 है ना, ये CO के साथ रिएक्शन किया तो CO2 और क्या बन गया बेटा यहाँ पर NO2, यानी ये हो जाएगी कौन सी, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। तो यानी कि NO2 प्लस CO क्या बनाएगा बेटा, CO2 है ना, प्लस किसका, NO का फॉर्मेशन हो जाएगा। यानी कितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज, देखें यहाँ पर देखेंगे तो एक ही हो रहा है, लेकिन रेट डिटरमाइनिंग की स्टेप के कारण से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, स्लो स्टेप है ना। तो यानी कि जो इसकी रेट निकालेंगे वो क्या लिखेंगे अपन, KNO2 है ना, ठीक है। ये देखो आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से थोड़ा सा आप अगर ध्यान दे करके चलेंगे तो ये बहुत आसान से टॉपिक है बेटा, बहुत सिंपल से टॉपिक है, बस कंसंट्रेशन बना करके आप रखो तो ये बहुत इजी जो है वो लगते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं और बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। बस शर्त है कि आप समझने की कितना कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, जैसे देखो किसको कह रहे हैं अपन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कहेंगे, ठीक है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन। इस बात पे ध्यान देंगे ना अगर अपन, ठीक है, क्या होगा बेटा, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे अपन उसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमने इस एग्जांपल समझे, एक रिएक्टेंट ले लिया यहाँ पर A, दूसरा रिएक्टेंट है अपने पास में B, ठीक है। ये मोल्स की बात अलग हो गई है ना, मोल्स को तो ऐसे रहने दो, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्ट। मैंने आपको कहा कि इस चैप्टर में प्रोडक्ट पर ये उतना डिपेंड नहीं करेगा, रिएक्टेंट पे यहाँ पर, यानी कि ज़्यादातर हम रिएक्टेंट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो रेट लोग अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। रेट A और B है ना, हमने इसका 1 भी आप ले सकते हो, ठीक है, A और B भी हम ले सकते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे हमने इसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ठीक है। तो A प्लस B जो है यानी कि मोल्स, ठीक है, मे और मे नॉट बी इक्वल टू X और Y, ठीक है। यानी रेट जो हो जाएगी क्या हो जाएगी बेटा, A की पावर ये, ठीक है, इसका यानी कि हमने क्या किया था, सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कंसंट्रेशन क्या होगी इसकी, है ना, A की कंसंट्रेशन की पावर A, ठीक है, और B की E, तो A प्लस B जो है वो क्या बनाएगा, N, है ना, कोई भी वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। जैसे इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो N = ये क्या ले लिया अपन ने, किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और K जो है वो अपन बचपन से जानते हैं, रेट कांस्टेंट, या क्या कहेंगे बेटा अपन इसको, वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे। आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे होंगे, और अगर आप समझने की कोशिश करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। डॉक्टर बनना है और इतना टाइम भी नहीं लगाना है बेटा समझने में, ठीक है, कि अगर कोई पेशेंट आपके पास में आया और आपने उसको डायग्नोज करने में इतना टाइम लगा दिया, भाई जरूरी नहीं कि उसका ट्रीटमेंट बिल्कुल टेस्ट होने के बाद में ही हम शुरू करेंगे, थोड़ा बहुत तो पहले आप समझ ही सकते हो ना, अपनी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी सेम वैसे अपने पास में एग्जाम में उतना टाइम होता नहीं है कि हम हर एक को वहाँ पर बहुत सोचे समझे आराम से फुर्सत में बैठ करके, तो ऐसा नहीं होगा। तो वहाँ पर भी अपने को फास्ट चलना है, तो यहाँ पर भी अपन फास्ट चलेंगे। फास्ट से मतलब कि हम जल्दी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बेटा अपन, यहाँ पर जैसे H2O2 लिया, तो ये H2O और किस में ब्रेक हुआ, इसमें ब्रेक हुआ, यानी कि देखो इसका 1 मॉलिक्यूल नहीं, कौन से हो जाएगा बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया ना, क्योंकि एक ही तो मॉलिक्यूल है वहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर NH4NO2, ठीक है, N2 + 2H2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल, अगेन 1 मॉलिक्यूल हो गया, यानी ये भी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। ये पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान दे लेंगे। तो यानी कि जितनी पावर उसकी आएगी, ठीक है, वो ही क्या होती है उसकी
जैसा दूसरा एग्जांपल देखो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर 2HI अपन ने लिया, H2 और I2 का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि रेट जो होगी वो KHI कितने स्टोइकियोमेट्रिक 2 हो गया, ठीक है ना। यानी कौन सा हो जाएगा बेटा, इसकी पावर 2 हो गई, तो इसका मतलब हो गया कि ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। नीचे वाला देख लो आप, है ना, ठीक है, 1 है ना और 1, ठीक है, यानी KNO और O3, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका 1 मॉलिक्यूल, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 + 1 क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 2 हो गया, यानी क्या हो गई, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। और देखिए अगर अपन यहाँ पर देखो 2NO लिया हमने और O2 लिया, यहाँ पर क्या हुआ, 2NO2 का फॉर्मेशन हुआ। अब तो मुझे कहने की आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपका खुद का आंसर आ जाना चाहिए, सर हो गया ये 2 और ये 3, इसमें करना क्या था अपन को, सोचो देखना ही है भाई कि ऐसा नहीं पेन चलाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी है। देखते समझ में आया था कि 3 हो गया, नहीं ये क्या हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पर अगर अपन देखेंगे CH3 CHO, CH4 और CO2, तो अभी देखो यहाँ पर CH3 CHO, अब यहाँ आकर के थोड़ी सी आपकी गड़बड़ हो जाएगी, ये 3/2 मॉलिक्यूल्स में हो रही है, यानी कि फ्रैक्शनल ऑर्डर होगा इसका, और कितना हो जाएगा बेटा, ये 1.5 हो जाएगा, समझ गए हो ना, 3/2, ठीक है। रिएक्शन की बैलेंसिंग आप देख लो, है ना, मॉलिक्यूल्स को डिसोसिएट तो अपन को करना ही पड़ेगा, ठीक है। और मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करेंगे, स्टेप देखेंगे, और कैसे पता चलेगा, वही पीछे वाला लगा देना कॉम्प्लेक्स, है ना, ठीक है। तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होगी वहाँ से अपनी रेट आ जाएगी, ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे H2Br2 2HBr का फॉर्मेशन हुआ बेटा यहाँ पर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देख लो कैसे हुआ। Br2 जो है, ठीक है, वो डाई एटमिक है, लेकिन सिस्टम में 1 मॉलिक्यूल यूज करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधा हो गया ना, 1/2। बात समझ रहे हो ना, ठीक है, यानी कि H2Br2, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भी 1 है ना 0.5 आ जाएगा। ऐसे COCl2 देखो तो CO + Cl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, सेम वही चीज़ हो गई। तो यानी कि रिएक्शन जब भी आपके सामने क्वेश्चन होना, तो उसको बेटा एक बार जो है थोड़ा सा आप अच्छे से देख लें, है ना, और समझ जाएं कि डायरेक्ट रिएक्शन हो रही है, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन हो रही है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है, कैसे हो रही है, भाई सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाएगी या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होगी। अगर एक से ज़्यादा में कंप्लीट हो रही है तो इसका मतलब हो गया कि वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि हमको स्लोवेस्ट स्टेप देखनी पड़ेगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा भी आपको बच्चों, ठीक है। तो आप वैसे देखें, तो अब ये देखो 2NH3 लिया अपन ने, क्या हुआ बेटा, N2O3H2 तो ये आप देखोगे सर इसके 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, और यहाँ पर ये बन रहा है, लेकिन ये 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई, ठीक है। कैसे हो गया, देखो मॉलिक्यूल्स ये dx/dt KNH3 0, ठीक है, रेट किसके बराबर हुई, k, यानी 0 ऑर्डर, ठीक है, ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट, ठीक है, और ऑल कैटालाइटिक रिएक्शंस आर 0 ऑर्डर रिएक्शंस होती है। कैसे हो गया बेटा, यहाँ पर हमने प्लेटिनम कैटेलिस्ट का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो कई बार ऐसा मैंने पहले भी कहा ना आपको कि कई बार जैसा दिखाया जाता है वैसा सच नहीं होता है, ठीक है। तो इस बात पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं बीच में कुछ ऐसा छुपा होता है जिस पर अपना ध्यान नहीं जाता है और अपना क्वेश्चन वहाँ पर गलत तो हो जाता है, ठीक है। इसलिए स्पीड से तो चलो लेकिन समझते हुए चलो, और उसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखो कि कौन कैसा है, तो कभी भी धोखा नहीं खा पाओगे। समझ में बेटा, देखो 2HI है ना, H2 और I2 का फॉर्मेशन, अभी उससे पहले जब अपने देखा तो वहाँ तो भी उसका ऑर्डर कुछ आ रहा था और यहाँ पर 0 ऑर्डर हो गया। कैसे हो गया 0 ऑर्डर, क्योंकि हमने क्या कर लिया, यहाँ पर गोल्ड का यूज़ कर लिया, ठीक है। और ऑर्डर है ना, तो क्या हो जाएगा कि 0 हो गया ना, क्योंकि कैटेलिस्ट आ गया, और जितने भी जो कैटेलाइटिक रिएक्शन होगी वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, 0 ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। तो फिर वहाँ पर कैसी भी रिएक्शन हो रही हो, अगर कैटेलिस्ट है तो उसका ऑर्डर 0 हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि कैलकुलेट करने बैठ जाओ, कई बार ऐसा नहीं कि आप पूरा क्वेश्चंस को 2 पेज में कैलकुलेट करो और पता चले उसका ऑर्डर 0 आता है, -1 आ गया, है ना। तो इसलिए ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक पॉइंट और ध्यान रखना कि जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, या कोई भी इंटीग्रल वैल्यू भी उसकी हो सकती है। समझ पा रहे होंगे आप। अब अगला पॉइंट अपन देखते हैं, जिस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफरेंट टाइप के लिए अपन कैलकुलेट करने वाला है डिटेल में, ठीक है ना। 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होगी, सेकंड ऑर्डर क्या होगी, थर्ड ऑर्डर क्या होगी, कितने मैक्सिमम ऑर्डर उसके हो सकते हैं, है ना, ठीक है। डिफरेंस और ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में देखने वाले हैं, है ना। पहले समझे तो सही कि एक्चुअली अपन को आगे पढ़ना क्या है,
ठीक है ना बेटा। अब देखिए जैसे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन की अपन बात करते हैं, मोलिकुलरिटी पॉइंट से अपने को समझ में आ रहा है भाई मोलिक्यूल्स, ठीक है, जो कि रिएक्शन में यूज हो रहे हैं। आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही क्या होती है, उसकी मोलिकुलरिटी होती है। यानी द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, यानी क्या हो सकता है बेटा, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयन टेकिंग पार्ट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, क्या कहेंगे उसको अपन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन कहेंगे। नहीं समझ में आया तो आप सीधा सीधा इतना ध्यान रखोगे भी जी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है या जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही उसकी क्या होती है, मोलिकुलरिटी होती है। ठीक है ना बेटा। जैसे अगर अपन एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर N2+3H2 2NH3 का फॉर्मेशन हो रहा है, मास एक्शन लो लगाएंगे, इसका कितना मॉलिक्यूल बेटा, एक मॉलिक्यूल इसके कितने मॉलिक्यूल के साथ में, 3 के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ये हो जाएगा तो 1 + 3 = 4 क्या हो जाती है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी होती है। वैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो 3 से ज़्यादा नहीं होती है, और ये भी आप ध्यान रखें कि क्यों नहीं होती, कि उससे ज़्यादा जो है वो कोलिजन होना पॉसिबल नहीं होता है, तो रेयरली जो है इस तरीके से हो सकता है। मॉलिक्यूलरिटी ये होगी लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 से ज़्यादा आएगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, जैसे इसमें देखते हैं अपन H2O2 लिया, किसका फॉर्मेशन हो बेटा यहाँ पर, H2O का और इसका, ठीक है, यूनिमोलिकुलर हो गया NH4NO2, ठीक है, N2 है ना, यह भी क्या हो जाएगा यहाँ पर यूनिमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी। तो आप इसको आसानी से समझ सकता है कि थिंग, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्शन कर रहे हैं बेटा, 2 कर रहे हैं तो बाई मॉलिक्यूलर हो गई। यहाँ पर देखो एक इसका और एक इसका, है ना, ये और ये, ठीक है, बाई मॉलिक्यूलर हो गई। यहाँ पर 2 और इससे कितने, 3 मॉलिक्यूल हो गए भाई। NO के 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं पार्टिसिपेंट में, इसका 1 मॉलिक्यूल, है ना, तो क्या हो जाएगी, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि 3, यानी कि वही उसकी जो कॉन्सेप्ट है वही सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे कोई पॉइंट भी ध्यान रखिए कि मोलिकुलरिटी 0 हो सकती है, नहीं हो सकती है भाई, है ना, ठीक है, क्योंकि वो एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको, है ना, तो 0 तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई रिएक्टेंट तो है ही है। ठीक है, मोलिकुलरिटी जो है -1 -2 यानी कि नेगेटिव भी नहीं हो सकती है, क्योंकि रिएक्टेंट कैसा नेगेटिव होगा, वहाँ तो रिएक्टेंट है ना, फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू नहीं आएगी, इट इज़ अ थियोरेटिकल ऑब्टेन्ड वैल्यू होती है। ठीक है, अब अगर अपन आगे देखते हैं बेटा, डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा दोनों में कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जैसे आप देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले अपन देखा कि क्या होती है ना, जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उसकी पावर का सम जो होता है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जबकि यहाँ पर अपन देखेंगे तो सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन द लॉ, है ना, ऑफ मास एक्शन इज कॉल्ड, क्या होती है, मोलिकुलरिटी होती है, यानी कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के बाद में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यानी कि जो कंसंट्रेशन की जो पावर है वो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है। क्लियर है बेटा। अगर अपन देखेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू होती है, जबकि अभी अपन ने देखा है कि ये क्या होती है, थियोरेटिकल डिटरमाइंड वैल्यू होती है, यानी कि हमने एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, अगला पॉइंट अपन देखें तो ये 0 हो सकता है, फ्रैक्शनल इंटीग्रल हो सकता है ना, किसी किसी केस में ही ये नेगेटिव हो सकता है, वैसा होता नहीं है। ठीक है, जबकि यहाँ पर देखेंगे तो ये कभी 0 नहीं हो सकता है, फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, हमेशा क्या रहेगी, मोलिकुलरिटी जो रहेगी वो पॉजिटिव रहेगी। रीजंस जो है वो भी अपन ने डिस्कस किया है। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करेगा, जबकि ये, ठीक है, एक्सपेरिमेंट कंडीशन से क्या होता है, यानी थियोरेटिकल पे डिपेंड करता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अगला देखें ये क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में अपन को इससे अच्छे से पता चल सकता है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटा। फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ऑर्डर इज गिवन बाय स्लो स्टेप एंड मोलिकुलरिटी ऑफ द स्लो स्टेप इज टेकन एज द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी बेटा, तो जैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है अपने स्लोएस्ट स्टेप का देख रहे हैं ना, मोलिकुलरिटी भी जो है अपन उस तरीके से देख सकते हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा अपने को यहाँ पर ध्यान देना है। अब अगला पॉइंट अगर अपन देखें बच्चा यहाँ पर, तो रेट कांस्टेंट एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रेट कांस्टेंट क्या होता है, देखो जैसे पहले भी अपन ने देखा है लेकिन एक बार फिर से अपन देख लेते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन है अपने पास में A और B, ठीक है, किसका फॉर्मेशन कर रही है बेटा, यहाँ पर ये C और D का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है उस पर उतना डिपेंड नहीं है, ठीक है, जितना कि रिएक्टेंट पे है। ठीक है, तो रेट प्रोपोर्शनल हो जाएगी A, है ना, और B अपने लिया तो
प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं ना, उस कांस्टेंट को तो अपन कहेंगे यानी कि के जो होगा ये क्या हो जाएगा रेट, अपन ये है ना इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी क्या हो जाएगा रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, है ना। देखिए डेफिनेशन से जो है अपने को क्लियर हो गया यूनिट कंसंट्रेशन, ठीक है। तो उसी को अपन क्या कहेंगे, उसका रेट कांस्टेंट कहेंगे। और रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं अलग अलग ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, जो है अपन इसको देख लेते हैं यूनिट कैसे जो है अपन उसकी हो सकती है, ठीक है। जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है भाई, कुछ चीज़ें क्या होती है बेटा कि हर चीज़ आप वहीं पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं होता है, कुछ चीज़ों को अपन जब सॉल्व करके देखेंगे ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो वो अपने को बार बार वहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि जीरो ऑर्डर का अगर अपने को सपोज यूनिट ही पूछ लिया तो अपने को ध्यान है, तो इसलिए मैंने इसको क्या किया टुकड़ों में डिवाइड कर दिया अलग अलग, है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे रेट कॉन्स्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर के लिए देखते हैं बेटा। तो भाई सिंपल सी बात है कि कोई रिएक्टेंट लिया अपन ने, ठीक है, ए और बी, है ना, क्या हो गया यहाँ पर ये जीरो हो गया जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। तो यानी कि रेट जो होगी वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अब रेट मोल, है ना, लीटर इनवर्स अपने को पता ही है, मोल पर लीटर होता है ना, और सेकंड, ठीक है, यानी कि के की यूनिट जो हो जाएगी यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगी। आ रही बात समझ में। तो इसको अपन किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। अगर अपन जैसे नेक्स्ट ऑर्डर देखते हैं उसके लिए क्या हो जाएगा, सपोज अगर फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर आप वन मॉलिक्यूल हो गया, यानी कि मोल लीटर, वो तो ये स्टेप तो ये रहेगी ना, ठीक है, के मोल लीटर इनवर्स, है ना, यानी के मोल से ये इतना कैलकुलेशन तो आती है सभी को, है ना। यानी कि सेकेंड इनवर्स जो होगी वो यहाँ पर के की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। यानी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स हो जाएगी। अपने को पता है ना, क्योंकि ये वन मॉलिक्यूल होगा तो इसका भी तो भाई मोल पर लीटर रहेगा ना, कंसंट्रेशन कहाँ जाएगी। तो कंसंट्रेशन काटा पीटी करना तो अपने को बहुत अच्छे तरीके से आता है ना, ठीक है। तो हम कर लेंगे। अगर सेकंड ऑर्डर के लिए देखते बेटा तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 हो गए। तो सिंपल सी बात है ना, कि मोल इसी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर, क्लियर है, ठीक है। यानी कि के 1 ये हो गया, है ना, यानी क्या हो जाएगी बेटा, ये 2 लीटर है अपने पास, है ना, ठीक है, 1 लीटर ये सुखा वाला और 2 यहाँ पर, है ना। तो 1 से 1 कट गया तो क्या बच जाएगा, 1 ही रह जाएगा ना, है ना। और ये क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, है ना, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, सेकेंड ऑर्डर के लिए के की यूनिट हो जाएगी रेट कांस्टेंट की। उसी तरीके से अगर थर्ड ऑर्डर के लिए देखेंगे तो ये कितना हो गया बेटा, यहाँ पर 3 हो गया, तो अब ये भी 3 हो गए ना, ठीक है। तो 3 मॉलिक्यूल वहाँ से 1 से जाएगा तो कितना बच गया, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। मोल भी अभी इतने ही हो गए, तो ये 2 बच गए, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा, थर्ड ऑर्डर की यूनिट हो जाएगी। तो ये सिंपल से देखो, जब रिवीजन कर रहे हो ना तो थोड़ा फास्ट अपन चलेंगे डिफाइन करते हुए, तो आसानी से जो है अपने काम हो जाएंगे। और उनको अपन जब भी क्वेश्चंस आएंगे तो वो अपने को याद आ जाएगा कि ये अपन ने देखा है, ये इसकी ये वैल्यू होती है। बार बार कैलकुलेट करने पर जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एक ही बार में आप उसको समझ लो, ठीक है, तो वो आ जाएगा। ऐसे नहीं कि बहुत रट्टा मार रहे हो आप, है ना, रट्टे मारने से डॉक्टर नहीं बनोगे बेटा, ठीक है। डॉक्टर बनने के लिए जो है ना आपके कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरत है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर, यानी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू क्या ले लिया अपन, n ले लिया, तो इसको भी क्या लेंगे बेटा, n ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 1 - n, ठीक है। यानी कि इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो ये हो जाएगी। n की जगह अब जो भी आए, जो सा भी ऑर्डर है, ठीक है, वो अपन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। तो nth ऑर्डर के लिए जो है हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने एक किस्सा बना दिया है, टेबल का आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, अपनी नोटबुक में जो है नोट कर लीजिए। और जब भी क्वेश्चंस कर रहे हो बार बार, आप 2-4 बार आपके सामने आएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जब कोई चीज़ें बार बार अपने सामने आती है, ठीक है, तो उससे एक लगाव सा हो जाता है और उसको अपन भूलते नहीं है। तो इनको आप बार बार देखा करो, ठीक है, थोड़ा सा पन्ने पलट के देखा करो, है ना, तो उससे आपका एक अटैचमेंट बना रहेगा सब्जेक्ट से और आप उससे दूर नहीं जा पाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है ना। और ऐसी चीज़ों को थोड़ा शॉर्ट में या अलग से कहीं पर नोट कर लिया करो। नोट्स में ऐसा नहीं कि शॉर्ट नोट्स फिर अलग से बना रहे हो, डिटेल नोट्स अलग से बना रहे हो, PDF अलग से डाउनलोड कर रहे हो, इतना टाइम खराब मत करो, ठीक है। रिवाइज करो, ठीक है, जो बहुत शॉर्ट, जो बार बार काम आने वाला है उन चीज़ों को लिस्टिंग कर लिया करो वहीं पर ही कहीं पर, है ना। एक जगह या नोटबुक के पीछे बैक साइड में 2-4 पेज निकाल लो और वहाँ पर नोट कर लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं अपन रेट कांस्टेंट का। अगर अपन इसके लक्षण देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, देखो रेट कांस्टेंट मेजर, है ना, ठीक है। अगर के का वैल्यू ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात, रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर के का वैल्यू क्या होगा बेटा, कम होगा, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है। अलग अलग रिएक्शन के लिए के की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। द वैल्यू ऑफ के चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर एंड
कैटेलिस्ट भैया, ये इफेक्ट करेंगे, इफेक्टिंग फैक्टर्स है, इफेक्ट करेंगे तो के का वैल्यू डेफिनेटली चेंज होना ही होना है। अभी भी तो अपन ने देखा ना कि अलग अलग रिएक्शन के लिए क्या होता है बेटा, अलग अलग होता है। तो द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फॉर जीरो ऑर्डर, है ना। तो इसका कोई उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। भाई जरूरी नहीं है कि हर जगह हर चीज़ इफेक्ट डाले, कुछ थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं लोग, है ना, और जहाँ पर स्ट्रॉन्गनेस है वहाँ पर हर कोई इफेक्ट कर पाए, है ना, वो जरूरी नहीं होता। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है आपके, है ना, तो वहाँ पर कोई थर्ड कैटलिस्ट हो गया या कोई भी हो गया, वो इफेक्ट नहीं कर पाएगा। आपके बॉन्ड ही कमजोर है तब तो हर कोई आकर के तोड़ देगा ना, ठीक है। तो वहाँ आकर क्या हो जाती है बेटा, गड़बड़ हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट में अपन देखेंगे, है ना, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अगले, है ना, लेक्चर पे अपन आते हैं। अब इस टॉपिक चेंज कर देते हैं।